हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि बीते दिन 18 तारीख से 18 नवंबर से और 17 दिसंबर तक यूपी होमगार्ड के फॉर्म भरे जाने हैं। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? 17 दिसंबर। तो आप में से कितने ऐसे हैं जो ओटीआर कर चुके हैं? एक बार यस लिखकर बताइए। और साथ ही जिसने अभी ओटीआर नहीं किया, फॉर्म नहीं भरा है, वो नो लिख के बताइए। लेट मत कीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के बताएं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके और खटाक से सारे के सारे साथी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। आज आप सभी को जो स्पेशल जीके का टॉपिक है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो गई या जो भी टॉपिक दे रखे, उनमें क्या पूछेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, एक आपको आइडिया दे दूंगा। तो मुझसे प्रॉमिस करो लास्ट तक क्लास देखोगे। तो शुरू करते हैं सबके लिए बाबा श्यामा सरस्वती का नाम लेकर कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट अलंकार कब शुरू हुआ? इस अलंकार प्रोजेक्ट का, ये साथी दो प्रोजेक्ट है सरकार के। एक का नाम है ऑपरेशन कायाकल्प। एक का नाम क्या भैया? ऑपरेशन कायाकल्प। अच्छे से नोट कर लेना, ऑपरेशन कायाकल्प। और दूसरे का नाम है प्रोजेक्ट अलंकार। ये माननीय योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की बहुत ही बढ़िया, आप ये कह सकते हो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ऑपरेशन कायाकल्प की जो शुरुआत थी, ये जून 2018 में हुई। इसका उद्देश्य, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं ना, प्राइमरी स्कूल जिसको कहते हैं, प्राथमिक और उच्च अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक स्कूल जो होते हैं, उनमें साथी बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, जैसे क्लासरूम, टॉयलेट, पीने का पानी, बुनियादी सुविधाएं विकसित करना। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.3 लाख के करीब ये परिषदीय विद्यालय, जिनको प्राइमरी स्कूल भी कह सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी स्कूल का उद्धार करने के लिए, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए जून 2018 में कौन सी स्कीम शुरू हुई, तो ऑपरेशन कायाकल्प। वही जो प्रोजेक्ट अलंकार है, ये जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले, इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 2200 प्लस के करीब ऐसे विद्यालय। यहां पर बुनियादी सेवाएं विकसित करने के लिए, यहां पर बुनियादी सेवाएं विकसित करने के लिए या बुनियादी सुविधाएं, वही इसमें लैब वगैरह बन जाएं, इसमें साथी सारी की सारी चीजें, स्मार्ट क्लास वगैरह, बुनियादी सुविधा विकसित करने के लिए ये प्रोजेक्ट अलंकार। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अलंकार माध्यमिक स्कूल के लिए और कायाकल्प प्राथमिक स्कूल के लिए। प्रोजेक्ट अलंकार कब शुरू हुआ? ये 1 अक्टूबर 2021। दो बार रिपीट करो, प्रोजेक्ट अलंकार उत्तर प्रदेश सरकार का कब शुरू हुआ? 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन कायाकल्प ये कब शुरू हुआ था? यहां पर आपसे किसके विषय में पूछा है? ऑपरेशन कायाकल्प। जैसे आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक है, वैसे के वैसे ही मैंने यहां पर रखने की कोशिश की है। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना और हो सके तो इसके नोट्स बनाना। अभी तो आप इसे क्वेश्चन में पढ़ रहे हो, जब आप इसे बिल्कुल लगभग 100 योजनाएं उत्तर प्रदेश की, उतनों में से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो भरोसा करके क्लास ले लेना, आनंद आ जाएगा। एक बात बस आपसे छोटी सी दिल से कहना चाहूंगा, बच्चा मैं एक मेहनती इंसान हूं, मेरे हाथों में किस्मत की लकीर होना हो, मैं मेहनत पे यकीन करता हूं कि मैं इतना अपने हाथों पर पेन चलाऊंगा, इतना घिस दूंगा खून पसीने से कि मेहनत वाली लकीर जरूर मैं अपने हाथ में बना लूंगा। वही हिम्मत और वही मेहनत करने की प्रेरणा मैं आपको दे सकता हूं। मैं बस आपसे एक शब्द कहूंगा कि यदि आप मेरे साथ लगे रहे, अब से लेकर होमगार्ड तक आपको साथी एग्जाम निकलवा दूंगा, जनपद में आपकी रैंक आएगी। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। थोड़ा सा आपका साथ चाहिए इस क्लास के लिंक को, क्योंकि मेहनत लगी है 3 से 4 घंटे क्वेश्चन बनाने में। ये सब क्वेश्चन बच्चा मेरे हाथ के बने हुए हैं। सब लोग एक बार अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना। और इससे ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, बस मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ है। चलिए बच्चा, तो करते हैं शुरुआत। कह रखे ऑपरेशन कायाकल्प, ये साथी प्राथमिक विद्यालय जो है उनका कायाकल्प करने के लिए वहां पर बुनियादी सेवाएं, जैसे बैठने की बेंच इत्यादि, क्लासरूम वगैरह,
बैठने की जो सीट होती हैं जिनको बेंच कहते हैं, यहां पर कक्षाएं बनाने की बात हो, पानी टॉयलेट आदि की बात हो, क्लासरूम या शौचालय आदि बनाने की बात हो। और ये उत्तर प्रदेश का एक अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम है। अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम है, सबसे बड़ा अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम भी आप इसे कह सकते हो, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कई सारे विभाग एक साथ मिलकर इसको प्राप्त करने में लगे हैं। ये कब शुरू हुआ था? ये जून 2018 में। ये कब शुरू हुआ था भैया? जून 2018 में। तो दूसरे का उत्तर क्या गया? ये आपका बिल्कुल सही है। करके उत्तर प्रदेश सरकार की एम युवा योजना। एम युवा का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब हो गया भैया मुख्यमंत्री, एम का मतलब हो गया मुख्यमंत्री, वाई का मतलब हो गया युवा, वाई का मतलब क्या हो गया? युवा। यू का मतलब हो गया उद्यमी, उद्यमी मतलब जो अपना स्वयं का कोई काम धंधा करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई भी अपना काम धंधा करना चाहते हैं। और याद रखिएगा वी का अर्थ होता है विकास और ए का अर्थ है इसमें अभियान। ए का अर्थ क्या है साथी? इसमें अभियान। इसमें है क्या कि जो भी इसमें योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे, उनको 5 लाख तक का, कितने रुपए तक का? 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। सरकार की योजनाएं कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख लोगों को ऐसे लोन दिए जाएं। 1 लाख पात्र लोगों को ही लोन, जिसमें 10 वर्ष में कुल मिला के उत्तर प्रदेश में ऐसी 10 लाख इकाई बन सके, ऐसी 10 लाख फैक्ट्री बन सके जहां व्यक्ति स्वयं का काम करता है। तो पूछा है एम युवा अभियान ये कब लॉन्च की गई थी? एम का मतलब मुख्यमंत्री, वाई का मतलब युवा, यू का मतलब उद्यमी, वी का मतलब विकास और ए का अर्थ हो जाता है अभियान। तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एम युवा स्कीम ये 7 मार्च 2024 में लॉन्च की गई थी। ये कब लॉन्च की गई थी? मार्च 2024 में। उत्तर प्रदेश सरकार की एम युवा स्कीम ये मार्च 2024 में लॉन्च की गई है। तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सटीक हो जाता है। इसमें कितने लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलता है? सबके सब उत्तर बताइए। इसमें साथी कितने लाख रुपए तक का? तो आप कहोगे सर 5 लाख तक का। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलता है। प्रत्येक वर्ष 1 लाख को समर्पण, तो 10 साल में कितना? 10 लाख इकाई तैयार करने का लक्ष्य है। तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मिशन शक्ति का कौन सा चरण लॉन्च किया गया है? ये जो महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक जोड़ा गया है, एक टॉपिक जोड़ा गया आपके पेपर में, महिला सशक्तिकरण आपने देखा है? महिला सशक्तिकरण टॉपिक आपने देखा है बच्चा? चलिए, जिसका अंतिम प्रयास बैच में नोट्स नहीं खुल रहे परेशान मत होइए, सबके नोट्स खुल जाएंगे। आप 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और सबसे एक निवेदन है कि अंतिम प्रयास के साथ जुड़कर ताती मेहनत करना, पार निकाल के ले जाएंगे तुम्हें। कहते कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। रस सुल्तान कर दे चढ़ाई। 100-125 क्वेश्चन है, लास्ट तक रुक के जाना। मिशन शक्ति, देखिए सबसे पहले जो साथी ये जो शक्ति योजना है ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? जो मिशन शक्ति का पहला चरण था, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति का जो पहला उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, ये साथी महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, महिलाओं के सशक्तिकरण आदि से संबंधित ये योजना है। इसका जो पहला चरण लॉन्च किया गया था, पहला चरण, वो ध्यान दीजिएगा 17 अक्टूबर साल 2020 में, 17 अक्टूबर साल 2020 में इसका पहला चरण 17 अक्टूबर साल 2020 में। और हाल ही में 20 सितंबर 2025 को इसका 5वां चरण शुरू हुआ है। सितंबर 2025 नवरात्रों में यह कौन सा चरण शुरू हुआ है? 5वां चरण शुरू हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में मिशन शक्ति का 5वां चरण, क्योंकि पहला चरण कब था? 2020 में, 21 में दूसरा, 22 में तीसरा, 24 में चौथा और 25 में याद रखेगा भैया ये आपका 5वां चरण। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में मिशन शक्ति का
ये 5वां चरण शुरू किया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कब शुरू किया है? 20 सितंबर 2025 को। 20 सितंबर। एक मिशन शक्ति नाम की केंद्र सरकार की भी योजना है। एक मिशन शक्ति नाम की केंद्र सरकार की भी योजना है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू है। इसके दो होते, एक तो होता है इसमें संबल, ये भी पढ़ेंगे, ये भी महिला सशक्तिकरण के संबंध है, और एक होती है सामर्थ्य। एक क्या हो जाती है? सामर्थ्य। तो चौथे का उत्तर यहां पे उत्तर प्रदेश की बात कह रखी है, तो सी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है उत्तर प्रदेश की महिला सामर्थ्य योजना ये कब शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश की महिला सामर्थ्य योजना करके पूछा है, ये साथी कब शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश की महिला सामर्थ्य योजना। एक चीज इसमें आप साथी बहुत इंपॉर्टेंट, या आप इसको बहुत ध्यान से समझना, जो महिला सामर्थ्य योजना है इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि महिलाओं को उद्यमी या महिला अपना कोई कारोबार या अपना कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहे, तो महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करने के लिए महिला सामर्थ्य योजना शुरू की गई थी। कि महिला कैसे कर पाए? कि महिला भाई उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपना किसी प्रकार की योजना आदि शुरू करना चाहती है, या किसी प्रकार की, चाहे वो दूध का कोई काम है या जैसे दही का कोई है, मक्खन से जुड़ा है, तो इसमें अच्छे से याद रखेगा, वो एक प्रकार से कह सकते हैं महिला सामर्थ्य से जुड़कर वो ये काम कर सकती हैं। इसको 22 फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। 22 फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश की महिला सामर्थ्य योजना, ये महिलाओं को उद्यमी, स्वरोजगार आदि से संबंधित है। इसको कब शुरू किया गया है? 22 फरवरी 2021 में शुरू किया गया है। 5वें का उत्तर भी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब कितनी अधिकतम वार्षिक आय हो सकती है? जो इसमें साथी इनकम है, इसमें पूछा है कि वर्तमान में कितनी अधिकतम वार्षिक आय हो सकती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अगर साथी आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप अधिशासी अधिकारी को एक प्रकार से आवेदन करोगे, और आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपना आवेदन करेंगे। इसमें जिस महिला की शादी होनी है उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 लाख तक की वार्षिक आय, 3 लाख तक की वार्षिक आय। और इसमें कितने रुपए मिलते हैं? इसमें धनराशि बढ़ाई गई है। 60,000 रुपए तो खाते में आते हैं, 25,000 रुपए साथी सामान के लिए, और 15,000 रुपए शादी समारोह में। तो टोटल एक महिला की शादी में कितने रुपए का अनुदान सरकार करती है? 1 लाख रुपए का अनुदान करती है। इसमें महिला की जो वार्षिक आय उसके परिवार की वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। 6 का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? कहोगे भैया 3 लाख। और इसमें कितने लाख रुपए का अनुदान? सबके सब कमेंट कर दो। अब मैं आपसे पूछूं कि अलंकार योजना कब शुरू हुई, कायाकल्प योजना कब शुरू हुई, यही आपसे पूछ लेता हूं भैया कि इसमें बताइए। ये अक्टूबर 2017 से शुरू हुई है। कब से? अक्टूबर 2017 से। उत्तर प्रदेश में महिला सामर्थ्य योजना कब शुरू हुई है? और उत्तर प्रदेश की एम युवा योजना। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने कराए, क्या आपको इनकी तिथि याद है? सबके सब कमेंट करके बताओ, क्या इनकी तिथि याद है? एक एक योजना को इतने बढ़िया नोट्स में आपको दूंगा, सेल्फ स्टडी नोट्स में, जो जो अंतिम प्रयास से जुड़ेंगे। आप सबसे साथी कुछ भी समझ लीजिए इसे, एक बार तुम सब मुझे मौका दो। बोलो दोगे बच्चा मेरे कहने से अंतिम प्रयास में जुड़ने का मौका? मैं तुम्हारे पीछे जी जान लगा दूंगा, जितनी भी मेहनत करनी पड़े। इतने बढ़िया नोट्स में एक एक योजना चुटकियों में। कहोगे सर देखिए अलंकार, ये 1 अक्टूबर 2021 से, कायाकल्प जून 2018, सामर्थ्य 22 फरवरी 2021 से, और एम युवा ये मार्च 2024 में। एम युवा की शुरुआत कब हुई है? मार्च 2024 में। तो ये सब तुम्हें उंगलियों पर याद हो जाएगा जितनी बार लिखकर याद करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना, इसका जो खर्च है वो केंद्र और राज्य के बीच में खर्चे का अनुपात कितना है?
केंद्र और राज्य के बीच में खर्चे का अनुपात कितना है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, देखिए इसको सती संकल्प या HEW भी कह सकते हैं। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट का मतलब है महिलाओं का सशक्तिकरण। ये जो महिला सशक्तिकरण टॉपिक जुड़ा है वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया। ये केंद्र सरकार समर्थित योजना है जो केंद्र सरकार 2022 में मिशन शक्ति योजना लेकर आई। उसी मिशन शक्ति योजना के तहत इसका एक कंपोनेंट है जिसका नाम है सामर्थ्य। इस सामर्थ्य के तहत ये हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट खुलते। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी महिला को अगर किसी क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण चाहिए या उसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है तो एक प्रकार का ये वन स्टॉप सेंटर है। महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित एक प्रकार का वन स्टॉप सेंटर जहां पर महिलाओं की हर संभव मदद की जाती है। तो हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसमें केंद्र और राज्य सरकार का खर्चा 60-40 का होता है। 60% केंद्र का खर्चा और 40% किसका है, कहोगे सर राज्य का खर्चा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, यह किस तिथि को स्थापित किया गया था। एक और टॉपिक आपके पेपर में जुड़ा है जिसका नाम है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास से संबंधित कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कैसा है, वहां से क्वेश्चन आया है। 29 मार्च 1961 को, क्या भैया 29 मार्च 1961 को, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। वर्तमान में कहां पर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तो UPSIDC उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। 1961 में इसका गठन हुआ, 29 मार्च 1961, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कहोगे सर कानपुर इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी नई फैक्ट्रियां बनाई या उत्तर प्रदेश में कितनी नई फैक्ट्री स्थापित हुई हैं। तो हर साल का वार्षिक औद्योगिक सर्वे आता है। क्या आता है, हर साल का वार्षिक औद्योगिक सर्वे। वर्तमान में अगर हम लोग औद्योगिक राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से टॉप 5 राज्यों में आता है देश में। वर्तमान में इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 फैक्ट्री हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी फैक्ट्रियां हैं, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 फैक्ट्रियां हैं, जबकि वर्ष 2024-25 में 4,000 नई फैक्ट्री जुड़ी हैं। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्री जुड़ी हैं, कहोगे सर 4,000। 9वें का उत्तर सी। इनमें से कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है। एक और टॉपिक आपके यहां पर जुड़ा है, प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो प्रकृति में अपने आप घट रही हैं। अपने आप मतलब स्वयं, इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे भूकंप, भाई भूकंप तो अपने आप आता है। टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं, जिनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट जिनके ऊपर पृथ्वी का ये ऊपरी हिस्सा रुका हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट में जो हलचल होती है उसी के आधार पर भूकंप आदि आते हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक घटना है। ज्वालामुखी में जो विस्फोट होता है, भाई ये भी तो एक प्राकृतिक घटना है। इसमें इंसान क्या कर सकता है, ये बात भी। जो चक्रवात आते हैं, जैसे अभी मोन्था चक्रवात आया था, मोन्था चक्रवात आया था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण, आप हॉर्न बजा रहे हो, इसमें कुदरत थोड़ी ना आके हॉर्न बजा रही है, भगवान जी थोड़ी ना कह रहे हैं कि आके हॉर्न बजाओ, इसमें तो इंसान ही हॉर्न बजा रहा है। तो अच्छे से याद रखेगा, जो ध्वनि प्रदूषण है ये प्राकृतिक घटना नहीं है। 10वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। भूकंप किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है। जो अर्थक्वेक आते हैं वो इनमें से किसकी वजह से आते हैं, याद रखिएगा साथी। इसका जो मापने का पैमाना होता है, भूकंप को मापने का पैमाना, भूकंप को मापने का पैमाना, उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है कि कितना तीव्र भूकंप आया है, तीव्रता। जबकि भूकंप को रिकॉर्ड करने का जो पैमाना होता है उसको साथी सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिस पर भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं उसको सिस्मोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि भूकंप को मापने का यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। क्या ये वायुमंडल की प्रक्रिया है? वायुमंडल मतलब जो वायु में उसके द्वारा, समुद्र में ज्वार भाटे के कारण, या भूपर्पटीय प्लेटों की गति? तो हमारे जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग खाना पीना उगाते हैं, सब कुछ रहते हैं, इसके नीचे प्लेट होती है कुछ। इन प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है। या तो ये साथी एक दूसरे से दूर जाती है, या एक दूसरे के पास आती है, या एक दूसरे से रगड़ खा के गुजरती हैं। तो इसको डाइवर्जेंस गति कहते हैं, इसको कन्वर्जेंस, इसको ट्रांसफॉर्म। अल्फ्रेड वेगनार करके एक व्यक्ति थे, पूछेगा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनार करके व्यक्ति थे जिन्होंने 1912 में थ्योरी दी थी। तो जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो वहां से जो ऊर्जा है वो भूकंप के रूप में निकलती है। वहां से जो ऊर्जा है वो किस रूप में निकलती है? भूकंप के रूप में। तो 11 का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कहां मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? अच्छे से याद रखिएगा, भारत के हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद शहर में सुनामी जो आती है, सुनामी, या ये कह सकते हैं सुनामी चेतावनी केंद्र है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सुनामी चेतावनी केंद्र ये भारत के कहां स्थित है, तो आप क्या बताओगे? ये जो सुनामी शब्द है असल में ये ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में, ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? कहोगे सर जापानी भाषा का शब्द है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 5 नवंबर। और भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहां पर स्थित है? कहोगे सर हैदराबाद में स्थित है। COP 30 ये किस शहर और देश में आयोजित किया जा रहा है? एक जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय समझौता है। जलवायु परिवर्तन पर एक समिट वाला टॉपिक भी आपका ऐड हुआ है, जिसमें सम्मेलन और समारोह। तो सम्मेलन वाले टॉपिक से पूछा है क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन वैसे लिए जैसे आपके सिलेबस में, समझे मेरी बात। और इनकी जो प्रॉपर थ्योरी है एक एक सब्जेक्ट की अच्छे से बिल्कुल फ्लो चार्ट में, या जब अंतिम प्रयास बैच में आप जुड़ोगे तो वहां साथी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप पढ़ के आओगे, फिर मैं क्लास में एप्लीकेशन पे मैं और हमारे टीचर पढ़ाएंगे, फिर उसके MCQ करेंगे। तुमसे बेस्ट नॉलेज किसी को नहीं होगी, ये गारंटी है। तो सबके सब साथी इसकी तैयारी के लिए ये 99 रुपए तुम पे कभी भारी नहीं पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें जो कंटेंट दे रहा हूं और जो एक क्रम सीक्वेंस मिल जाएगी, बढ़िया टाइम टेबल मिल जाएगा तुम्हें पढ़ने का, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, बढ़िया टीचर, क्लास में याद और टेस्ट, ये 4 चीजों से ही तो पढ़ाई की जाती है। भटकने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर। और बच्चा मुझे तुम्हारा थोड़ा सा साथ मिल गया तो मैं सच में बहुत परेशानियों में हूं, मैं उनसे मुक्त हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा साथ दोगे आप सभी लोग? चुका दूंगा तुम्हारा मेरा जीवन रहा तो, डबल ट्रिपल। अभी थोड़ा सा तुम्हारा साथ मिल जाए सबका। COP तो जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, अंतरराष्ट्रीय समझौता। इसका नाम है UNFCCC। क्या है इसका नाम? UNFCCC। ये साथी 21 मार्च 1994 से लागू हुआ, 21 मार्च 1994 से लागू। और इसकी COP का मतलब है जितने भी देश इससे जुड़े हैं उनकी वार्षिक बैठक। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई। 1995 में जर्मनी की राजधानी क्या हुई? कहोगे सर बर्लिन में। और ये जो COP 30 बैठक है इस साल 2025 में, ये ब्राजील का एक शहर है बेलेम। ब्राजील देश है ना, वहां का एक शहर है बेलेम। तो ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित की गई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, UNFCCC की 30वीं बैठक। ये ब्राजील के बेले शहर में आयोजित की गई है। जबकि पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 1995 बर्लिन जर्मनी। और ये अंतरराष्ट्रीय समझौता UNFCCC किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। कब से लागू है? कहोगे सर 21 मार्च 1991। 13 का उत्तर भी। 2025 का G20 समिट ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है?
G20 सम्मेलन भी कह सकते हो, G20 सम्मेलन। तो देखिए G20 जो है इसको ग्रुप ऑफ 20 कहोगे, क्या कहोगे? ग्रुप ऑफ 20 या 20 का समूह। इसमें 19 तो देश है, 19 क्या है देश। एक हो जाता है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ भी कह सकते हो, और एक इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। एक कौन शामिल है इसमें? अफ्रीकन संघ। लेकिन इनको एक साथ क्या कहा जाता है? G20 कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 1999 में इसका गठन। जबकि इसकी पहली बैठक कब हुई? इसकी पहली बैठक बच्चा 2008 में वॉशिंगटन में हुई। इसकी पहली बैठक कब हुई? वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी में 2008 में। इसकी जो 2025 में G20 समिट है ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहां पर भैया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। जो G20 2025 है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो आप कहोगे सर G20 2025 जो है ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब सारे मिलते जुलते शहर थे ना, तो आप याद रखेगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2008 में वॉशिंगटन अमेरिका। गठन 1999। इसमें देश कितने? 19। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। ये G20 की बैठक भारत में भी हो चुकी है 2023 में। G20 की बैठक भारत में भी हो चुकी है 2023 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक ये किस शहर और देश में होती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको अंग्रेजी में विश्व आर्थिक मंच भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विश्व आर्थिक मंच। 1971 में एक संस्थापक था इसका, जिसका नाम था क्लॉस स्वाब। क्या नाम था? क्लॉस स्वाब करके एक व्यक्ति था जिसने इसकी स्थापना की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो साथी स्विट्जरलैंड के कोलोग्न शहर में। स्विट्जरलैंड के कोलोग्न शहर में, स्विट्जरलैंड के। इसकी हर साल वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होती है। कहां पर? दावोस, स्विट्जरलैंड में, जिसको दावोस सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें विश्व के अग्रणी व्यक्ति, विश्व के बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी, विश्व के अग्रणी जितने भी व्यक्ति हैं वो सब साथी अलग अलग चर्चाओं के लिए इसमें भाग लेते हैं। WEF की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित होती है। 15 का उत्तर भी, 15 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, बिग कैट समिट 2026 किस शहर और देश में आयोजित होगा? बिग कैट समिट। पूरी क्लास ले लो तो मैं आइडिया हो जाएगा कि भाई जो ये टॉपिक वाइज स्पेशल जीके के टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा, और तुम्हारे अंदर का डर भी मिट जाएगा। तो क्या लास्ट क्वेश्चन तक तुम सारे के सारे तैयार हो? लास्ट क्वेश्चन तक ईमानदारी से एक बार बता दीजिए। और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया बच्चा, 1 सेकंड का समय लगेगा। एक बार सबके सब छोटे भाई बहन अपने इस गुरुजी के लिए व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दो। तो देखिए ये भैया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस करके, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस करके, ये भारत सरकार ने 2023 में इसकी स्थापना की। कब स्थापना की? भारत ने 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर। जो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में शुरू हुआ, इसके 50 वर्ष पूरे होने पर, इसके 50 वर्ष पूरे होने पर 2023 में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली में। भारत इसका संस्थापक है। इसमें 7 जो शेर वाली प्रजाति होती हैं, जिसमें लॉयन आ जाता है, शेर आ जाता है, चीता आ जाता है, टाइगर आ जाता है, प्यूमा आ जाते हैं, इस प्रकार के 7, हिम तेंदुआ आ जाता है, सादा तेंदुआ आ जाता है। 7 बिग कैट कह सकते हैं, जिसमें शेर, बाघ, चीता, शेर, टाइगर, इसमें चीता भी आ जाता है, इसमें हिम तेंदुआ आ जाता है, हिम तेंदुआ, इसमें सादा तेंदुआ भी आ जाता है, लेपर्ड, इसमें प्यूमा आ जाता है। इसमें क्या जाता है? प्यूमा। 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 7। तो 2026 की जो बैठक है वो नई दिल्ली भारत में आयोजित होगी। 2026 की जो बैठक है, हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने इसकी घोषणा की है कि बिग कैट समिट 2026 ये नई दिल्ली
भारत में आयोजित होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा है सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय तो पहला है, और 31वां वार्षिक सहोदय स्कूल कॉन्क्लेव सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? स्कूलों की अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है। सीबीएसई हर साल स्कूलों का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है। पहले तो भारत में करता था, इस बार ये इसका पहला अंतरराष्ट्रीय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय सहोदय स्कूल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप कह सकते हैं, यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया गया है। पूछा है बोत्सवाना की राजधानी क्या होती है? बोत्सवाना, अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने यहां की यात्रा की है। अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इन दो देशों की यात्रा पर गई, बोत्सवाना और अंगोला की यात्रा पर। बोत्सवाना और अंगोला ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के, इसलिए इनकी देश राजधानी मुद्रा पूछ सकता है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बोत्सवाना की राजधानी क्या हो जाती है? देखिए विंडहोक, ये नामीबिया की राजधानी है। किसकी? नामीबिया की। जो गैबोरोन करके हो जाता है, कौन सा साथी? गैबोरोन जिसको कहते हैं, गैबोरेन इसकी राजधानी है बोत्सवाना की। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? याद रखिएगा, पुला। पुला क्या हो जाती है? बोत्सवाना की मुद्रा है। पूछा है अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंग्रेजी में राजधानी के नाम है, इसमें डरना मत कि अंग्रेजी में राजधानी के नाम है, कैसे होगा पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसा नहीं कि आप उत्तर नहीं दे पाओगे। यहां पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पुर्तगाली। ये पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? क्वांजा। क्वांजा साथी इसकी मुद्रा है। क्वांजा क्या है मुद्रा? 110% क्वेश्चन पूछेगा या तो क्वांजा से या पुला से। तो लुआंडा इसकी राजधानी है। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर क्वांजा। पूछा है भूटान की राजधानी बताइए, भूटान की राजधानी और मुद्रा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भूटान की राजधानी की यात्रा की है, तो वही हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेगा। 2 दिवसीय यात्रा पर थे। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। तीरंदाजी इनका साथी राष्ट्रीय खेल हो जाता है। तो याद रखना थिम्पू ये भूटान की राजधानी है। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? नगुल ट्रम इनकी मुद्रा है। नगुल ट्रम ये भूटान की क्या हो जाती है? मुद्रा। पूछा है पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते जिसको कहते हैं, उसकी राजधानी पूछी है। एक देश है जिसको पूर्वी तिमोर भी कहते हैं, इसको तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है। तिमोर लेस्त, इसकी आपसे राजधानी पूछी है। ये आसियान का 11वां सदस्य बना है। आसियान समूह का 11वां सदस्य। पहले 10 सदस्य थे, अब ये आसियान समूह का 11वां सदस्य देश बना है। इस वजह से चर्चा में तिमोर लेस्ते। जकार्ता इंडोनेशिया, वियंतियाने लाओस, याद रखेगा दिल्ली। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? दिल्ली नहीं, दिल्ली। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? दिल्ली। जबकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो अमेरिकी डॉलर है वो इसकी मुद्रा है। पूछा है पहला वीडियो गेम बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? यह साथी आविष्कारक और खोजकर्ता, जो आपका टॉपिक है अनुसंधान एवं खोज, आविष्कारक है ना। एक टॉपिक है, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा आविष्कारक और खोजकर्ता, वहां से क्वेश्चन पूछा है वीडियो गेम बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? हिडियो कोजिमा। इसमें अब हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी में एक जैसे ही है। वीडियो गेम का आविष्कारक पूछा है राल्फ एच बेयर। 2 बार बोलो, राल्फ एच बेयर। वीडियो गेम का आविष्कारक किसको कहा जाता है? राल्फ एच बेयर को वीडियो गेम का आविष्कारक। पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मार्टिन कूपर। मोबाइल या टेलीफोन का पूछा है मोबाइल का आविष्कारक किसको कहा जाता है? स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स या निकोला टेस्ला, या फिर साथी निकोला टेस्ला। मोबाइल फोन का आविष्कारक किसको कहा जाता है? जैसे वीडियो गेम का है,
वीडियो गेम का राल्फ एच बेयर, मोबाइल फोन का मार्टिन कूपर, में से मोबाइल में से मार्टिन कूपर। अच्छे से याद रखिएगा, मार्टिन कूपर को मोबाइल फोन का आविष्कारक कहा जाता है। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? इनमें से नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो यदि जोसेफ प्रेस्टले नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए? जोसेफ प्रिस्टले। तो प्रिस्टले याद रखिएगा ऑक्सीजन का खोज करता है। प्रिस्टले किसका है? ऑक्सीजन का। यदि हेनरी कैवेंडिश नाम आ जाए तो एच से हेनरी और एच से याद रखिएगा हाइड्रोजन। हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज की है? कहोगे सर हाइड्रोजन की खोज की है। जबकि डेनियल रदरफोर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का खोजकर्ता कौन था? डेनियल रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने की है। बच्चा नाइट्रोजन की खोज किसने की है? कहोगे भैया डेनियल रदरफोर्ड ने की है। 24 का उत्तर ए। हाइड्रोजन का खोजकर्ता बताइए। हेनरी कैवेंडिश, दमित्री मेंडलेव, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बोयल। हाइड्रोजन का खोजकर्ता कौन है? ऑक्सीजन का जोसेफ प्रिस्टले, नाइट्रोजन का हेनरी कैवेंडिश या डेनियल रदरफोर्ड? तो नाइट्रोजन का डेनियल रदरफोर्ड। एच से हेनरी और एच से कैवेंडिश, एच से हेनरी और एच से कैवेंडिश। लगभग 150 से 200 खोजकर्ता पढ़ेंगे, लगभग 150 से 200 खोजकर्ता एप्लीकेशन पर। पूछा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार, इसी के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसने अपनी सारी संपत्ति को नोबेल प्राइज देने के लिए दान कर दिया था कि भाई मेरी जितनी कमाई है उससे आप नोबेल प्राइज देना, मेरी जितनी कमाई है उससे नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कारक किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड नोबल को डायनामाइट का आविष्कारक कहा जाता है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इनमें से कौन सी गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, गुलिवर ट्रेवल। तो इसमें लिख लेना, जो ये गुलिवर ट्रेवल करके किताब है, गुलिवर ट्रेवल, इसने ये जोनाथन स्विफ्ट की किताब है। जो पुस्तक लेखक टॉपिक है ना आपका, वहां से क्वेश्चन है ये। जोनाथन स्विफ्ट। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये साथ ही याद रखिएगा चार्ल्स डिकेंस की किताब है, चार्ल्स डिकेंस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की किताब है। इसके लिए इनको 2006 में बुकर प्राइज मिला था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की किताब है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी किताब है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी किताब है? गांधी जी की। ये चार्ल्स डिकेंस की है। किसकी भैया? चार्ल्स डिकेंस, क्रिसमस कैरोल वाले। 27 का उत्तर है। पूछा है कौन सी पुस्तक बी आर अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई थी? बाबा साहब के द्वारा इनमें से कौन सी किताब? ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट किताब, इनविजिबल मैन किताब, ऐसे लिखाएगा पेपर में भी, इनविजिबल मैन किताब, लोन लाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, सोनिया और सनी, सोनिया एवं सनी, या फिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। तो बाबा साहब की कुछ किताबें हैं। वेटिंग फॉर वीजा लिख लीजिएगा कॉपी में, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रुपया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो 28 का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है, बाबा साहब द्वारा लिखित। इनमें से कौन सी चार्ल्स डिकेंस की किताब है? इनमें से कौन सी भैया चार्ल्स डिकेंस की किताब है? चार्ल्स डिकेंस की। तो सोनिया और सनी करके जो है ये किरण देसाई, ये किसकी किताब है? किरण देसाई की नहीं। ये 100% पूछेगा, याद रखना। गुलिवर ट्रेवल, ये जोनाथन स्विफ्ट की किताब है। गुलिवर ट्रेवल किसकी है? ओगे सर जोनाथन स्विफ्ट। वॉर ऑफ द वर्ल्ड, ये एच जी वेल्स की किताब है। जबकि ग्रेट एक्सपेक्टेशन,
ये चार्ल्स डिकेंस की किताब है। जोनाथन स्विफ्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जोनाथन स्विफ्ट की प्रसिद्ध रचना याद रखिएगा, इनविजिबल मैन, टाइम मशीन, ये सब H.G. वेल्स की किताब है। गुलिवर ट्रेवल, ये जोनाथन स्विफ्ट की किताब है। गुलिवर ट्रेवल किसकी किताब है? अरे आप यात्रा पर जाओगे तो स्विफ्ट कार में जाओगे ना, यात्रा पर जाओगे तो कैसे जाओगे? कहोगे बड़े भैया स्विफ्ट कार में जाएंगे, नौकरी लगने के बाद में तुम्हें भी घुमाएंगे। इनमें से कौन सी H.G. वेल्स, ये अंग्रेजी लेखक है, अंग्रेजी पुस्तक और लेखक में सब पूछता है, तुम इसे ऐसा मत सोच के जाना ये नॉर्मल पेपर है। 100 क्वेश्चन जीके के धुएं उड़ा देते हैं। जीके सबसे टफ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर तुम एक बार थ्योरी पढ़ गए एप्लीकेशन पर तो पूरे जीके को कम शब्दों में समेट देंगे। और तुम सबके लिए कहूंगा जो तुम इस समय मेहनत कर रहे हो कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रज सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार फिर से सबके सब मेहनत का नाम ले दो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। H.G. वेल्स, ये जो इनविजिबल मैन है, टाइम मशीन, इनविजिबल मैन हो गया, ये टाइम मशीन, ये सब किसकी किताबें? H.G. वेल्स की किताबें। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस की किताब है, ये जोनाथन स्विफ्ट की किताब है। और सोनिया सनी, ये किरण देसाई की किताब है। किरण देसाई की हाल फिलहाल में प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? किरण देसाई की हाल फिलहाल मतलब अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, और ये बुकर प्राइज के लिए लिस्ट भी हुई है, मिला नहीं है, बस बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट। इनको इससे पहले 2006 में बुकर प्राइज मिल चुका है, इसलिए इनकी किताब इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को पहले कोई बड़ा प्राइज मिल चुका है तो उसकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। और भागो मत, पूरे के पूरे 110 क्वेश्चन थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन पूरा आइडिया लग जाएगा पेपर कैसे आ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन तक रुकोगे सबके सब। लोन लाइन है सब सोनिया एंड सनी, ये जो सोनिया सनी है ये किरण देसाई की किताब है। करके उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के लिए 236 करोड़ रुपए किस कृषि क्षेत्र में निवेश कर रहा है? ये आत्मनिर्भर भी आपका टॉपिक जुड़ा है, आत्मनिर्भर करके भी टॉपिक जुड़ा है। तो मैंने कहा टॉपिक पेपर वाला कैसा भी जोड़ दे, बस माता सरस्वती की कृपा रही बाहर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के लिए गेहूं और चावल की खेती पर, दाल और तिलहन की खेती पर, फल और सब्जी की खेती पर, डेयरी और मुर्गी पालन। तो इनमें से कौन से ऐसा है जिसमें उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं है? भाई गेहूं तो सबसे ज्यादा, हमारे यहां पर फल और सब्जी की खेती भी काफी होती है और डेयरी भी काफी है। इसका मतलब दाल और तिलहन की, दाल और तिलहन ये दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, इसकी खेती के लिए उत्तर प्रदेश 236 करोड़ रुपए। अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस, क्योंकि सरकार सहकारी पर बहुत फोकस कर रही है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। जुलाई का पहला शनिवार, जुलाई का पहला शनिवार प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? दो बार रिपीट करो दिमाग में। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? सबके सब उत्तर दीजिए बच्चा, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? और ये जो 22 तारीख शनिवार आ रहा है ना, तो 22 तारीख शनिवार रात को 8 रात के 9 बजे होमगार्ड की किताब भी लॉन्च हो रही है। इसका लिंक के साथ ही यहीं पर लगा रखा है। होमगार्ड की किताब बहुत ही कम प्राइस में, जितने लाइव आओगे और तुम्हें अतिरिक्त डिस्काउंट दे दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी फ्लिपकार्ट पर आएगी है, पूरी की पूरी नए टॉपिक इंक्लूड करके। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। पूछा है अंतरराष्ट्रीय
वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। खींच करके उत्तर दो। 8 जून को महासागर दिवस, 8 जून को महासागर। 1 अक्टूबर को याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। जबकि जुलाई का पहला शनिवार यह अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है। 36 का उत्तर भी। कई देशों में अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे। देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय शब्द आ जाए तो यह 17 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस आ जाए, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, विश्व बाल दिवस, तो इसको अंतरराष्ट्रीय की जगह आप विश्व बाल दिवस कर लीजिए कि विश्व बाल दिवस यह कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 20 नवंबर। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व महासागर ये 18 से 30 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु है और 18 से 35 एससी एसटी ओबीसी। इसके बाद में कोई ऐसी भर्ती नहीं है होमगार्ड के बाद में जो सरकारी परमानेंट हो जिसमें आप स्वयं को साबित कर सकते हो सकता है आप आज बेरोजगार हो सकता है आप छोटे मोटे किसी काम धंधे में लगे हो, लेकिन साथ ही जो सरकारी स्थायी नौकरी होती है उसका एक अपना अलग होता है। 8वां वेतन आयोग भी आएगा, एक फिक्स ड्यूटी होती है, ड्यूटी सही लग जाती है तो भगवान थोड़ी सी कृपा कर देते हैं। मतलब बढ़िया नौकरी है। और सबसे बढ़िया बात अपने जनपद में, तो मेहनत कर लो। दुनिया क्या सोच रही है भाड़ में जाने दो। समझ में आ रही है बात? तो यस लिख के बता दो। एक दिन विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को यह साथी वृद्धजन दिवस हो जाता है। भाई 1 अक्टूबर को कौन सा हो जाता है? कहोगे सर वृद्धजन दिवस हो जाता है। 38 का उत्तर सी। पूछा है विश्व श्रवण दिवस यह हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेगा 3 मार्च को। 29 को क्या हो जाता है? हृदय। 1 को क्या हो जाता है? ओल्डर पर्सन के लिए। और 3 मार्च को क्या जाता है? विश्व श्रवण दिवस। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस ये प्रति वर्ष साथी कब मनाया जाता है? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए, भागिए मत। विश्व बाईसाइकिल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 3 जून को। 8 जून को महासागर दिवस हो जाता है, महासागर। जबकि 3 जून को यह साथी विश्व साइकिल, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पूछा है उत्तर प्रदेश में महिला आर्थिक सशक्तिकरण इंडेक्स जिलों का मूल्यांकन कितने प्रमुख मानदंडों पर करता है? एक उत्तर प्रदेश का योजना विभाग है, उत्तर प्रदेश का योजना विभाग। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिले हैं उन 75 जिलों का मूल्यांकन किया जाता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति कैसी है, फिर उनको रैंक दी जाती है। जैसे साथी चैंपियन जिले, लीडर जिले, कंटेंडर जिले, एस्पिरेशनल जिले। तो महिला आर्थिक सशक्तिकरण स्वास्थ्य से लेकर एजुकेशन से लेकर कुल मिला के 5 पैमानों पर। कितने पैमानों पर? 5 पैमानों पर। 41 का उत्तर भी। और किस किसने तुक्के मारे जरा बताओ, आप में से कौन कौन तुक्केबाज है? अगर तुम्हारे अंदर 100 क्वेश्चन करने की भी क्षमता नहीं है, 100 क्वेश्चन से पहले ही तुम्हारे अंदर खुजली बैठा नहीं जाता, तो मैं सही बता रहा हूं एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि तुमसे एक एक सीट पर 200 200 300 है जो साथी तुमसे 3 गुना पढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो या तो अपने आप का माइंड सेट कर लो या आज ही पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई मत करो, कुछ काम धंधा कर लो। क्योंकि इस पढ़ाई से एग्जाम नहीं निकलेगा जिससे तुम निकालना चाह रहे हो। यह तो अंगद की तरह से पैर जमाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं संडे को एक मैराथन मार देता हूं 12 घंटे की, और हौसला आ जाएगा। तुम्हें 1 घंटे का दम नहीं है? कौन कौन चाहता है कि संडे 23 तारीख को सुबह 8 बजे से एक 12 घंटे की मेहनत कर दें, 12 घंटे की जीके की मैराथन?
और कम से कम 50 क्वेश्चन की गारंटी दे रहा हूं, 50 क्वेश्चन की एक क्लास से। व्हाट्सएप की स्थापना इनमें से किसने की थी? देखिए, मार्क जुकरबर्ग जो था, जो साथी मार्क जुकरबर्ग करके व्यक्ति था, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। किसकी? फेसबुक की स्थापना, फेसबुक। पावेल दुराव करके जो व्यक्ति था, पावेल दुराव, ये याद रखिएगा भैया, इसने टेलीग्राम की स्थापना की है। ये सोशल मीडिया वाला टॉपिक है। रीड हॉफमैन, इसने लिंक्डइन की स्थापना की है। किसकी? जबकि जेन कूम और ब्रायन एक्टन, ये दो व्यक्ति थे। जेन कूम और ब्रायन एक्टन, किसने व्हाट्सएप की स्थापना की थी? पूछा है टेलीग्राम किसके द्वारा बनाया गया था? टेलीग्राम किसके द्वारा? रीड हॉफमैन ने क्या बनाया? कहोगे सर लिंक्डइन बनाया। लिंक्डइन, ये प्रोफेशनल लोगों को कमें, जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, प्रोफेशनल व्यक्तियों को कनेक्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल व्यक्तियों को कनेक्ट करता है। जबकि पावेल डुरोव और निकोलाई डुरोव, ये दोनों भाई थे, इन्होंने टेलीग्राम को बनाया। इन्होंने किसको? टेलीग्राम को। टिकटॉक, ये इसकी स्थापना किसने की थी? जो साथी टिकटॉक कंपनी है, इसकी स्थापना किसने की थी? टिकटॉक की स्थापना केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर, ये साथी इंस्टाग्राम के थे। किसके थे? इंस्टाग्राम के। केविन सिस्ट्रोम ने किसकी की? इंस्टाग्राम। जेन कुम ने किसकी की है? कहोगे सर व्हाट्सएप। जबकि झांग यिमिंग, झांग यिमिंग, इसने टिकटॉक की स्थापना की है। पूछा है इंस्टाग्राम इसके किसके द्वारा बनाई गई? इंस्टाग्राम कंपनी जो है, ये किसके द्वारा खोली गई थी? रीड हॉफमैन ने किसकी स्थापना की? लिंक्डइन की स्थापना। पावेल डुरोव ने टेलीग्राम की स्थापना। जबकि ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप की स्थापना। किसकी भैया? व्हाट्सएप। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर, इन्होंने इंस्टाग्राम की स्थापना की थी। लिंक्डइन के संस्थापक पूछे, लिंक्डइन के संस्थापक, यहां जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, एक प्रकार से प्रोफेशनल, वो यहां आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर से सुन लो, ब्रायन एक्टन और जेन कुम, इन्होंने व्हाट्सएप की। रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन की। झेंग यिमिंग ने टिकटॉक की स्थापना की है। तो जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी, सोशल मीडिया से संबंधित शब्दावली, ये बेस्ट पॉसिबल नोट्स, ये हमने अंतिम प्रयास में अपलोड करा दिए। तो आप 1 तारीख का इंतजार मत करो कि 1 तारीख लास्ट है तब से क्लास शुरू होंगी। आप साथी अभी से सेल्फ स्टडी शुरू करो उसमें, जिससे बाकियों से आगे निकल पाओ। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? इसमें दिक्कत होगी बच्चा, मैं इसको बाइलिंगुअल नहीं कर पाया हूं। तो विश्वनाथ सत्यानारायण, टीवी गुंडप्पा, जी शंकर कुरूप, काजी नजरुल इस्लाम। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में गठन हुआ। यह पहली बार कब दिया गया? पहली बार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप। जबकि हिंदी के लिए पहली बार, ये 1965 में हिंदी के लिए पहली बार किसको दिया गया? पंत जी के लिए। लास्ट 2024 का जो दिया गया है, यह विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी के अभी तक 12 लेखक हुए जिनको मिल चुका है। जबकि जो पहली महिला थी, उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। उनका नाम क्या था भैया? आशा पूर्णा देवी। 1976 में इनको ज्ञानपीठ मिला। पहला पूछा है जी शंकर कुरूप, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे पहले सरस्वती सम्मान किस लेखक को दिया गया था? इनको पहला सरस्वती सम्मान भी कह सकते हैं। पहला सरस्वती सम्मान ये किसको दिया गया है? के बिड़ला फाउंडेशन देती है। 15 लाख रुपए का पुरस्कार है। के बिड़ला फाउंडेशन कितने लाख रुपए का पुरस्कार है? 15 लाख का। ये 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची की है, केवल उनको मिलता है। और पहली बार 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में। यह हरिवंश राय बच्चन जी को मिला। किसको भैया? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। जबकि 2024 का सरस्वती सम्मान स्वामी भद्रेश को दिया गया।
48 का उत्तर सी। इनमें से पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता था? पुलित्जर ये पत्रकारिता साहित्य का पुरस्कार है, पत्रकारिता और साहित्य का पुरस्कार है। 1917 से दिया जाता है। कब से? 1917 से। अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय देता है। कौन देता है? अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय। पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे जिनको 1937 में पुरस्कार मिला। तो पुलित्जर प्राइज जीतने वाले गोविंद बिहारी लाल ये पहले भारतीय थे जिनको 1937 में। पूछेगा पहला भारतीय कौन था? गोविंद बिहारी लाल, 1937, पुलित्जर प्राइज, पत्रकारिता और साहित्य का पुरस्कार है। कहा गया पहला भारतीय किस श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रचने वाला था? पहला ऑस्कर जीतने वाला या प्रथम भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था? पहला भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है, अकादमी अवार्ड। तो इनका नाम था भानु अथैया। नाम क्या था भैया? भानु अथैया। इन्हें पोशाक डिजाइन करने के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इन्हें अवार्ड मिला था, पोशाक डिजाइन। तो भी आपका बिल्कुल सही है। सत्यजीत रे को 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद ऑस्कर दिया गया था। क्या दिया गया था? मानद ऑस्कर, 1992 में। पहली थी भानु अथैया। 50 का भी आपका बिल्कुल सही है। पहला भारतीय कौन था जिसने प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीता था? देखिए, एक होता है पुलित्जर, एक होता है प्रित्जकर। तो यदि साथी पुल की बात आए तो पत्रकारिता, पुलित्जर। प्रित्जकर अवार्ड जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र का अवार्ड है। किसका? आर्किटेक्चर के क्षेत्र का, जो ये बिल्डिंग आदि बनाते हैं। 2018 में एकमात्र भारतीय, पहले भारतीय भी कह सकते हो, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी ये पहले भारतीय थे जिनको ये अवार्ड मिला था। पूछा पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। अभी तक 5 भारतीय जो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। कितने भारतीय कहोगे सर? 5 भारतीय जो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। सबसे पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, दूसरे सीवी रमन 1930 में फिजिक्स के लिए, तीसरी मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए, चौथे याद रखिएगा अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, और पांचवें कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए। पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज, 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज। कहा है गांधी शांति पुरस्कार या अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? सन 1995 में ये 1 करोड़ का पुरस्कार है जो भारत सरकार देती है। कौन सरकार देती है? भारत सरकार। पूछा जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे बाबा आमटे। बाबा आमटे ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जीता। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर पूछा है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है यह भी आपको बताना है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछेगा विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई 1865 की बात है। कब की बात है भैया? 17 मई 1865। ये बहुत पुरानी संस्था है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ 17 मई 1865, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। सार्वभौमिक डाक संघ 9 अक्टूबर 1874। इसलिए अच्छे से याद रखिएगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। पूछेगा सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है। इसका साथी हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर 1874 को स्थापना, और स्विट्जरलैंड के बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में इसका हेडक्वार्टर है। यह स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है। 55 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है।
55 का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर बताइए। जितने भी आपके टॉपिक है ना स्ट्रेटेजी के वो सारे टॉपिक में दो दो चार चार क्वेश्चन करके ये अंतरराष्ट्रीय संगठन से पूछा है। तो बस थोड़ी देर और हिम्मत करके बैठ जाओ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब इन्हीं को जब साथी आप अच्छे से थ्योरी में पढ़ोगे, संगठन पढ़ोगे, उसकी स्थापना, उसे भारत ने कब ज्वाइन किया, वो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, उसका हेडक्वार्टर कहां है, संगठन को इस तरीके से पढ़ना है। और हाल ही में करंट अफेयर में वो क्यों चर्चा में, तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आईएलओ 1919 में, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर बनता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? और आप सतीश क्लास के लिए नेट बचा के रखा करो। इस क्लास में जब तुम मुझसे मेहनत करा लोगे ना, ये तो तुम्हारे लिए, भाई कम समय तो मुझे देना चाहिए, मैं थकता हूं। तुम्हें अपने भविष्य का याद नहीं है। ये दिन जो तुम्हें 4 महीने लग रहे हैं, ये ऐसे ही ऐसे बीत जाएंगे। फिर कहोगे अब क्या करें? मेहनत की होगी तो सिलेक्शन मिलेगा फाइनल मेरिट में नाम, नहीं तो केवल और केवल निराशा। क्या फिर से अपने जीवन में निराशा लाना चाहते हो? कितना तुम्हें नसीबों से मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, मिला है नहीं मिला है? जीवन में जब प्राइवेट नौकरी पर उठ के जाते होगे तो दिल में कसक रहती होगी, कोई भी कुछ भी सुना के भेज देता होगा, दिन में सुपरवाइजर 4 डांट लगाता होगा, कोई अस्तित्व नहीं। अब वर्दी पहनकर जाओगे सरकारी, अपनी ड्यूटी करके अपने घर पर, यह मौका मिला है अस्तित्व का। समझे मेरी बात? और कौन कह रहा लड़की वाला कि होमगार्ड से शादी नहीं करेंगे? घनी लड़की आजकल पूछ रही है ना कि मुझे राष्ट्रपति लाओ अमेरिका का। बेटा सरकारी नौकरी है, जिसकी नहीं होगी उसको पता चलेगा इसमें कितना दम है। शादी होगी सब होगा बढ़िया से। अभी नौकरी मिली नहीं है, अभी तेरी घरी प्राइवेट में और खाली बैठे तो तेरे कई धरेजे हो रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, याद रखना वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। इनको ब्रिटेन वुड्स संगठन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स। 1944 में स्थापना हुई थी, जबकि मार्च 1946 से, इसने जून 1946 से अपना काम करना शुरू किया था। जून 1946 से इसने काम करना शुरू किया है। कहा है कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, यह किस मंदिर वास्तुकला शैली का उदाहरण है? खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर, ये चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए। जो खजुराहो के मंदिर है, ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और नागर शैली में बने हुए। ज्यादातर उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली में बने हुए? कहोगे सर नागर शैली में बने हुए। इनमें से कौन संतूर वादक नहीं है? ये भारत की संस्कृति से टॉपिक है। जो भारत की संस्कृति टॉपिक है ना, वहां से, भारत की संस्कृति से फ्लो चार्ट बच्चा बिल्कुल क्रम से है। बढ़िया है, अच्छा है, पढ़ रहे हो तो। जब तक ये सब पढ़ेंगे तब तक तो काम निकल जाएगा। इनमें से कौन संतूर वादक नहीं है? संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा भी है, भजन सोपोरी भी है, तरुण भट्टाचार्य भी है। अमजद अली खान ये सरोद वादक है। पूछे कौन सा असम का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक असम का लोक नृत्य नहीं है? आप में से कितने ऐसे हैं जो जॉब करते, को छोटी मोटी प्राइवेट कुछ भी, और कितने ऐसे जो बेरोजगार हैं, जो कोई काम नहीं करते, केवल पढ़ाई करते? जो केवल पढ़ाई करते वो पढ़ाई लिख दो, और जो जॉब करते वो कमेंट्स में जॉब कर दो। आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से। क्योंकि इसमें बच्चा एक मौका, एक होता है ना कि भगवान मुझे एक अवसर दे दे,
मांगते हो ना छूट एज में, ये मौका मिल रहा है, मौके को हथिया लो। पीहू, झूमुर और अंकिया, ये तीनों होते। बाथुकम्मा जो है ये तेलंगाना का है। बाथुकम्मा किसका है? तेलंगाना का है। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसमें याद रखिएगा महिलाएं 108 तेल के दिए, महिलाएं 108 तेल के दिए सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। 108 तेल के दिए सिर पर रखकर डांस, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला कहां का है सर? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। दुकान है बर्तन का, कोई बात नहीं बेटा, अपनी दुकान भी संभाल पाओगे तुम। ये ऐसी नौकरी है, अपने घर की खेती बाड़ी छोटे मोटे काम के साथ साथ बढ़िया नौकरी। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थित है? भातखंडे संगीत, इसको साथी स्पेशल तौर पर किसके लिए खोला गया था? संगीत की शिक्षा देने के लिए। इसका नाम बदलकर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय हो गया है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय 1926 में खोला गया था। सबसे पहले भैया पेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहते थे इसको। क्या कहते थे? पेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। इसको क्या कहा जाता था? पेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक इसको कहा जाता था। फिर इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, अब भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इसका नाम हो गया है। ये सबसे पहले कब खोला गया था? हो गए सर 1926 में, 16 अप्रैल 1926। ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहां पर स्थित है? अब नाम आप देख रहे हो राष्ट्रीय, और है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये बिल्कुल सही है। कथक सिखाने के लिए जो भैया राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? कहोगे सर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये कहां पर स्थित है? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये केंद्रीय वाला नहीं है, ये राष्ट्रीय कथक संस्थान है जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहां पर है? 64 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य बताइए जहां पर कुल नगरीय जनसंख्या ज्यादा है। कुल नगरीय जनसंख्या ज्यादा है। कुल नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है बाकी से। ओवरऑल तो ये जनसंख्या में सेकंड स्थान है, लेकिन नगरीय जनसंख्या में इसका पहला स्थान है। भारत में अच्छे से याद रखेगा 69% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 31% जनसंख्या ये नगरीय क्षेत्रों में रहती है, शहरी क्षेत्रों में। यही बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 22% ये साथी शहरी क्षेत्रों में, और जो बची हुई 78-77% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में। कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है कुल ग्रामीण जनसंख्या में। और कुल शहरी जनसंख्या में किसका है? महाराष्ट्र का। कुल शहरी जनसंख्या में किसका स्थान है? महाराष्ट्र का। किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा? किस राज्य की? याद रखिएगा सिक्किम की सबसे कम है। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या। अगर राज्यों की बात करें तो सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है, जबकि सबसे ज्यादा के टॉप 3 देखें तो उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़, फिर महाराष्ट्र आ जाता है, और तीसरे नंबर पर क्या है? बिहार। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा, देश की लगभग 16.5%। देश की लगभग 16.5%। उस समय 2011 की जनगणना में 19.98 करोड़, मतलब थोड़े से 20 करोड़ में थोड़ी सी कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000। जिसको कम टाइम मिलता है उसके नोट्स बहुत काम आएंगे जो हमने अंतिम प्रयास में अपलोड कराए, बहुत ज्यादा काम। चलते खाते पीते वीडियो लगा ली, पढ़ते रहे,
याद होती रहेंगी, 943। जबकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है भैया? कहोगे सर 912। देश का कितना है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक व्यक्ति रहते हैं, याद रखेगा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। जबकि अपने उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? कहोगे सर 829। पूरे भारत का 382। भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना में कितना था? भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत तो 31% के करीब शहरों में और 69% के करीब, याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या थी। ग्रामीण जनसंख्या। पूछा है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, आपका एक टॉपिक है मानवाधिकार, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था? यह अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र है। इसमें 3 अनुच्छेद है जो सभी मानवों को कुछ मानवाधिकारों की घोषणा करता है। इसको साथ ही 1946 से लेकर 1948 तक बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को पारित किया गया। 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसलिए 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अंगीकृत की गई थी? बच्चों के अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणा, याद रखिएगा, 20 नवंबर 1959। इसलिए 20 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व बाल अधिकार दिवस मनाते हैं। पूछे मानवाधिकारों पर वियना उद्घोषणा किस वर्ष आयोजित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस की देन थी? सबसे पहले 1968 में पहली कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। पहली कॉन्फ्रेंस का कहां पर? ईरान की राजधानी तेहरान में। ईरान देश की राजधानी तेहरान में। फिर साथ ही 1993 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस ये वियना में कब आयोजित की गई थी? 1993 में। अब आ जाता है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है? यह सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। संख्या के हिसाब से सीआरपीएफ सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, नक्सलवाद से मुकाबला, नक्सलवाद माओवाद जिसको कहते हैं, नक्सलवाद से मुकाबला, कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला, कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला, इन सब का काम किसका है? सीआरपीएफ का। आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 27 जुलाई 1939 को सीआरपी के नाम से स्थापना हुई, जिसको 1949 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सीआरपीएफ कर दिया गया। तो 74 का उत्तर सी। कहा सशस्त्र सीमा बल ये भारत की किस सीमा की रक्षा करता है? सशस्त्र सीमा बल 1963 में इसकी स्थापना हुई। ये 2 सीमाओं की रक्षा करता है। एक तो भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर 5 राज्यों से लगी हुई, और एक साथी भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर 4 राज्यों से लगी हुई। तो पूछा सशस्त्र सीमा बल ये नेपाल और भूटान सीमा, बांग्लादेश भारत सीमा की रक्षा बीएसएफ, भारत चीन सीमा की रक्षा आईटीबीपी, भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा बीएसएफ। तो नेपाल और भूटान से लगी सीमा। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछेगा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? आप कहोगे सर असम राइफल्स। कचार लेवी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। कचार लेवी इसका पुराना नाम था। 1835 में सबसे पुराना है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर है? 1948 में स्थापना हुई थी। यहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहां पर स्थित है? कहोगे सर हैदराबाद में स्थित है। पीपीआरएनडी द्वारा स्थापित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये सीएपीटी कहां पर है? यहां पर साथ ही डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों को, डिप्टी एसपी जिनको डीएसपी कहते हैं, लेवल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, टीएसपी लेवल। तो अगर पूछे सीएपीटी कहां पर है, याद रखिएगा भोपाल मध्य प्रदेश में। पूछे गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए 1967 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधि, आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए, उनको सजा देने के लिए, जो भी भारत के एकता अखंडता को चुनौती पहुंचाना चाहते हैं और गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, यह यूएपीए का काम है। 1967 में कानून आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा से संबंधित है? यह साथी पर्यावरण के क्वेश्चन शुरू हो गए। पर्यावरण भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितनी भी है इसकी सबकी थ्योरी हम एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बैच में टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, डेली चैप्टर वाइज, डेली शाम को पूरा वीकली टेस्ट, एमसीक्यू, सब कुछ बढ़िया थ्योरी क्लासेस चलेंगी। अब सबके सब अंतिम प्रयास से जरूर जुड़ना बच्चा। मैं चाहता हूं कि इस बार बहुत मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें ना दिखे जो तुम कहो कि मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ा था। इसकी बहुत बढ़िया थ्योरी देंगे आपको, पर्यावरण की भी, ओजोन लेयर की सुरक्षा, ओजोन लेयर की। इसलिए 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मीना माता रोग ये किसकी वजह से होता है? जो मीना माता बीमारी है वो किसके कारण होती है? मीना माता, याद रखिएगा पारा के कारण। जब हमारे शरीर में पारे की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि कैडमियम से इताई इताई बीमारी होती है, कैडमियम से इताई इताई, पारे से मीना माता। जल प्रदूषण अधिनियम भारत में कब आया? देखिए 1981 में वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए, 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए, 1974 में जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत ने कानून कब लेकर आए? 1974। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में कितने? पहला नीलगिरी, पहला कौन सा था भैया? नीलगिरी, पहला पश्चिमी घाट का नीलगिरी। पूछा है भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? वर्तमान में 18 हैं। जावर माइंस जो चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में? अब जो खनिज टॉपिक है, खनिज से क्वेश्चन आया है। जावर माइंस जो चांदी के उत्पादन के लिए, ये याद रखेगा राजस्थान में। जो खेतड़ी की खदानें हैं, खेतड़ी, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, जबकि जावर माइंस ये चांदी के लिए। कर्नाटक में स्थित प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र बताइए। इनमें से कौन से क्षेत्र लोहे के लिए प्रसिद्ध है और कर्नाटक में स्थित है? इनमें से कौन से लोहे की खदानों के कर्नाटक में स्थित है? गुरु महिसाणी और बादाम पहाड़ ये उड़ीसा के क्षेत्र हैं। बादाम पहाड़ कहां का है? उड़ीसा का। पंसीरा बुरु और नोआ मंडी ये भी याद रखिएगा। टल्ली राजहरा और बेलाडीला की पहाड़ियां ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं। कुद्रेमुख और बाबा बूंदा पहाड़ी, कुद्रेमुख और बाबा बूंदा पहाड़ी ये याद रखिएगा, ये कर्नाटक के क्षेत्र हैं। भारत में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा, माइका की बात करें तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। माइका का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछा है भारत में कौन सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। जैसे टिन के लिए छत्तीसगढ़, जैसे टिन के लिए छत्तीसगढ़। पूछा है भारत की कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत के कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर ये कहां पर है? बच्चा मेहनत कर लो लास्ट तक, ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब 20-25 क्वेश्चन भी नहीं बचे,
111 क्वेश्चन है टोटल। मेरी समझ में नहीं आ रही तुम्हारा वो जज्बा कहां चला गया। कम मौका आएगा पढ़ने का, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बताओ पढ़ाना छोड़ दूं, बताओ ज्यादा जोर पढ़ रहे हो तो छोड़ दें, उसके बाद क्या होगा? क्या सोचा है फिर? सेकंड ऑप्शन कर लो मेहनत। तुमसे पहले भी हजारों को समझाया, जो समझ चुके ट्रेनिंग करके नौकरी कर रहे हैं या ट्रेनिंग पर हैं। तो बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है, बेंगलुरु में सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है, बेंगलुरु में बहुत सारे, आप ये कृषि से वाणिज्य व्यापार कृषि वाले टॉपिक आ गए, वाणिज्य व्यापार कृषि वाले टॉपिक। कोयंबटूर में याद रखिएगा गन्ना प्रजनन केंद्र है, गन्ना प्रजनन। कोची में मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर है, कोची में किसका है? मसाला बोर्ड का। 87 का उत्तर ए। एमपीडा का मुख्यालय बताइए। एमपीडा ये भारत से जितना भी समुद्री उत्पाद है, जो समुद्र से मछली इत्यादि, तो समुद्री उत्पाद का निर्यात करने से संबंधित, समुद्री उत्पाद को दूसरे देशों में भेजने से संबंधित ये मुख्य संस्थान है एमपीडा। कब बना? 1972 में। कोची केरल इसका हेडक्वार्टर है, कोची केरल एमपीडा का हेडक्वार्टर है। भारत में कृषि ये 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? भारत में जो कृषि है ये 7वीं अनुसूची की कौन सी लिस्ट का विषय है? भारत में कृषि 7वीं अनुसूची की कौन सी लिस्ट का? याद रखिएगा राज्य सूची का विषय कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ याद रखिएगा जून जुलाई में बुवाई होती है, जब बारिश का मौसम आता है। ये तो हो गई बुवाई का समय, सोइंग समय। और सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर ना कह के इसे अक्टूबर नवंबर कहोगे क्या जो उचित होगा। इसमें साथी कटाई होती है। पूछा है कौन सी नहीं है? धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा। सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये सारी की सारी याद रखिएगा खरीफ की फसलें हैं। धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा और मूंगफली। जबकि गेहूं हो गया सरसों, जौ, गेहूं, सरसों, जौ, चना, ये सारी की सारी रबी की फसल है। तो सरसों रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। 90 का उत्तर डी। अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? कहोगे सर एपीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर, ओलेरीकल्चर हो जाता है सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती को, और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कह देते हैं। पूछा है मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं? जो स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानांतरण कृषि जिसको हम लोग कह देते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम है। इसको उत्तर पूर्व में क्या कह देते हैं? उत्तर पूर्व में झूम खेती कहते हैं। इसको पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। उड़ीसा में बरंगे कहा जाता है। उड़ीसा में क्या कहा जाता है? बरंगा, पामा डाबी आदि, बरिंगा, पामा डाबी, ये उड़ीसा में। पेवर कहां पर कह दिया जाता है? पेवर अथवा दहिया, ये साथी मध्य प्रदेश में कह दिया जाता है। हिल कहां पर कहा जाता है? हिल ये हिमाचल प्रदेश, हिमालय आदि में कहा जाता है, हिमालय में। वालरे अथवा वाल्ट्रे कहां पर कहा जाता है? ये राजस्थान में। इसी प्रकार पोडू या पेंडा कहां पर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो आपसे क्या पूछा है? मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? पेवर कहा जाता है मध्य प्रदेश में झूम खेती को। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन फ्लड या जिसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड या जिसको बच्चा श्वेत क्रांति भी कहते हैं, सबसे पहले 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना होती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात के आणंद में हेडक्वार्टर है। और इसके मुखिया कौन बनते हैं? वर्गीज कुरियन बनते हैं। और इन्हीं की देखरेख में 5 साल बाद वर्गीज कुरियन साहब की देखरेख में 1970 जनवरी से श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू हो जाती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था
ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? पुलिस और कानूनी व्यवस्था जो है ये किस लिस्ट का पार्ट है? ये आपका पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा है। पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था याद रखिएगा, पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? यदि मंडल स्तर की बात करें तो मंडल लेवल पर, डिवीजन लेवल पर जैसी 18 मंडल है तो जो मंडलायुक्त होता है जिसको डिविजनल कमिश्नर कहते हैं, ये व्यक्ति प्रमुख होता है। जबकि जिले पर सामान्य प्रशासन का प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? संपूर्ण पुलिस फोर्स का प्रमुख, उत्तर प्रदेश पुलिस का हेड, इनको डीजीपी ऑफ पुलिस कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस बल के मुखिया होते हैं जो वर्तमान में श्री राजीव कृष्णा जी हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज है? जो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है उसको कितने रेंज में बांटा गया है? तो यहां पर साथी 8 जोन है, जबकि रेंज कितनी है? हो गए सर 18 रेंज है। 8 जोन, 18 रेंज, 7 पुलिस कमिश्नरेट। उत्तर प्रदेश एसटीएफ का गठन कब हुआ था? यूपी एसटीएफ का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश एसटीएफ। और थोड़ा तेजी से उत्तर दो। यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1998 में भारत के पड़ोसी देश टॉपिक आ गया। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, ये साथ ही 7 देशों के साथ लगती है। कितने? 7। इसकी ट्रिक हो जाती है मेरे बचपन का सपना एमबीए। इसकी ट्रिक क्या हो जाती है? 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, 3488 किलोमीटर चीन के साथ, 3323 पाकिस्तान के साथ, 1751 नेपाल के साथ, 1643 म्यांमार के साथ, 699 भूटान के साथ, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। तो भारत कितने देशों के साथ? हो गए सर 7 देश। पूछा है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी, इसमें कराची में साइन हुए थे, पाकिस्तान के कराची शहर में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और ये अयूब खान था, जनरल अयूब खान, इनके बीच में साइन हुए। अच्छे से याद रखिएगा कहां पर साइन हुए? कराची में 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी जल समझौता। वॉलीबॉल किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? जो वॉलीबॉल है भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? याद रखिएगा श्रीलंका और नेपाल। श्रीलंका और नेपाल, श्रीलंका और नेपाल, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, जिसकी एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हो गए सर 6 खिलाड़ी। जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? हो गए सर कबड्डी। 101 का ए। किस देश की राजभाषा जोंगखा? जोंगखा इनमें से किस देश की राजभाषा है? इस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कह दिया जाता है, या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कह दिया जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। भूटान की राजभाषा जोंगखा है। पूछा है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, यहां का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है माउंट पिदुरु, ये सबसे ऊंची चोटी है। जबकि महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका भी अपना पड़ोसी देश है, उसके साथ जल सीमा लगी हुई है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। मिनी कॉय और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? मालदीव देश जो है और हमारा लक्षद्वीप का जो मिनी कॉय है, ये कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं? कितने डिग्री चैनल? तो अच्छे से याद रखेगा भैया, 8 डिग्री चैनल से ये अलग होते हैं। पूछा है क्वेश्चन नंबर
5, उत्तर प्रदेश की अपनी कर आय, उत्तर प्रदेश को टैक्स से जो इनकम होती है सबसे बड़ा योगदान कौन देता है? ये उत्तर प्रदेश में राजस्व टॉपिक है, उससे क्वेश्चन है। मैंने कहा था एक आइडिया दे दूंगा कि जो स्पेशल जीके टॉपिक क्या होते हैं, और ये तुम्हें नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेंगे कहीं भी नॉर्मली। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 99 रुपए, इतने ज्यादा तो नहीं कि आप भरोसा ना कर पाए कि डूब जाएंगे भैया, उसका ब्याज मिलेगा 60 साल बाद। 99 रुपए 999 हो जाएंगे, कैसे छोड़ दूं? तो अगर ढंग से ना पढ़ो तो एफडी जरूर करवा लेना, बुजुर्ग बुढ़ापे में काम आएंगे। अपनी कर आय का याद रखिएगा, राज्य जीएसटी, सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है वो राज्य जीएसटी से मिलता है। राज्य जीएसटी से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा इनकम होती है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये बताइए कहां पर है? यहां पर दलहन अनुसंधान संस्थान भी है, दालों के ऊपर शोध होता है, दाल समझते हो? तो एक आपसे ये जितने भी स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि हमारी पहले से किताब तैयार थी तो वो सारे अपलोड करा दिए। जो नए टॉपिक हैं उनके भी, चाहे वो योजना हो, सशक्तिकरण हो, इतने बेस्ट बेस्ट आपको, मतलब जबरदस्त खुश हो जाओगे। और इस रविवार तैयार होना 12 घंटे के लिए सुबह 8 बजे से। इस रविवार 23 तारीख सुबह 8 बजे से 12 घंटे पूरा जीके रिवाइज करा दूंगा, लगभग 800 के करीब क्वेश्चंस में। और मैं आपसे जरूर कह रहा हूं कि जो मैं इसमें 800 क्वेश्चन कराऊंगा, आपका 50% पेपर है ये। 50% पेपर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर 50 से एक भी क्वेश्चन कम आ जाए। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में, दाल और चीनी का। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गन्ना, केंद्रीय गन्ना, देखो गन्ना प्रजनन संस्थान कह लो, अनुसंधान की जगह प्रजनन। यदि गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो ये लखनऊ में स्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कहोगे भैया लखनऊ में, लेकिन गन्ना प्रजनन पूछे तो ये कोयंबटूर में स्थित है। नेशनल डेयरी, ये करनाल में। पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा है? वो जिला जिसका सबसे ज्यादा ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक समझो ऐसा जिला जिसके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? गौतम बुद्ध नगर। सकल जिला घरेलू उत्पाद किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सुबह 7 बजे करंट अफेयर आधारित एक स्टैटिक जीके की क्लास और लेता हूं, करंट अफेयर आधारित। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है होमगार्ड वालों। ये वो क्लास है जब इनकी थ्योरी शुरू होगी, आनंद आ जाएंगे तुम्हें एप्लीकेशन पर। कहोगे भैया भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च 1991-92 में शुरू किया गया। ये इस समय 25 लाख रुपए का पुरस्कार है। ये पिछले 4 वर्ष के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इसके पहले विजेता थे जो सती चेस के भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हुए, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद 2021 से नाम बदल दिया गया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, फिर खेल के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न जरूर लगा हो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 10 का उत्तर भी। अर्जुन पुरस्कार, ये भी साथी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। खिलाड़ियों को 4 वर्ष के प्रदर्शन के ऊपर 1961 से शुरुआत हुई है। यह भी 15 लाख रुपए का पुरस्कार है। इसका है 15 लाख का। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि भाई पहला उत्तर प्रदेश का पहला व्यक्ति जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश का पहला जिसको खेल रत्न मिला 2019 में, या पहली महिला क्रिकेटर उत्तर प्रदेश की पूनम यादव, आपको याद हो उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो आप कहोगे सर पूनम यादव। उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर
जिन्हें अवार्ड दिया गया था, ये खेल रत्न, ये कौन बनी थी? पूनम यादव। पहली महिला क्रिकेटर, अर्जुन अवार्ड पाने वाली पूनम यादव, पहली महिला क्रिकेटर, प्रथम महिला क्रिकेटर उत्तर प्रदेश की। यह भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर जिन्हें सती अर्जुन अवार्ड मिला था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये सब पूछे जाएंगे। और ये कौन व्यक्ति करा सकता है? जिसको कंटेंट की नॉलेज हो, जिसने एक एक चीज को डीपली पढ़ा हो, वही निकाल सकता है 1961 में। अब सती स्कोर बताइए कि आज की क्लास लेकर आपको समझ में आया कि पेपर कहां से आएगा, स्टैटिक जीके स्पेशल टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो योजना हो, आत्मनिर्भरता हो, या साथी कोई भी टॉपिक हो। और इसका और डिटेल में वर्जन ये जो रविवार है, इस रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर आ रहा हूं। और 22 तारीख को आपकी साथी होमगार्ड की किताब लॉन्च है। जब आपके हाथ में किताब होगी, और बहुत ही कम, जितने तुम लोग रात को 9 बजे लाइव आओगे शनिवार होमगार्ड की क्लास में, आपके लिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। तो सबके सब जुड़ना, जितने भी आप हैं। यहां पर ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इसी वीडियो के कमेंट्स में एक लिंक लगा हुआ है। इसी वीडियो के कमेंट्स में क्या लगा हुआ है? आप कहोगे सर, इसी वीडियो के कमेंट्स में यहां पर एक लिंक लगा हुआ है कमेंट्स में। इस लिंक पर क्लिक करके जैसे आप आओगे तो एक वीडियो खुल जाएगी। यहां से साथ ही इसको सबके सब लाइक जरूर कर देना। इसमें 1100 लाइक है, इसको सबके सब लाइक करके जरूर जाना, जिससे कि ये वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, यही आज की गुरु दक्षिणा है। और अंत में आप सबसे ये कहूंगा कि यदि आपके पास 99 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, आपके लिए 99 रुपए मैं समझ सकता हूं, हो सकता है वो भी बहुत ज्यादा मतलब वो भी ना हो, 99 रुपए भी ना हो, या जिसके पास है वो अफोर्ड कर सकता है। अब सभी लोग अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाओ। जो लाइव देख रहे हैं वो, जो बाद में इससे रिकॉर्डेड देखें, प्रॉपर टाइम टेबल से लेकर स्टडी मटेरियल से लेकर एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट हो, बढ़िया 6-7 घंटे की लाइव क्लास, एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा। टाइम टेबल एक, आपको बार बार जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। और कमेंट्स करके सब बताना कि क्लास कैसी लगी। जितने कमेंट करोगे आप सबके लिए विशेष दूंगा, आप सबके लिए दिल से आशीर्वाद। इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना। सुबह 7 बजे मेरी फिर से क्लास होगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करना, और सबके सब साथी इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मतलब ये, इसमें 1 सेकंड का समय लगेगा, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहां से क्लिक करोगे और तुरंत इस वीडियो पे आके इसको लाइक कर दोगे तुरंत। और बाकी सारे के सारे आत्म जो अपना एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास है, उससे जरूर जुड़ना। ये मात्र 99 रुपए का बैच है, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट हमने इस पर अपलोड कराया है, और जो आपको आने वाले समय में देते रहेंगे कंटेंट, वो एक अलग ही लेवल है। बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। चाहिए कोई 5,000 का निकाले, कोई 10,000 का, कोई कुछ भी। तो ज्यादा आपके आर्थिक बोझ भी नहीं है, आराम से मस्त पढ़िए। जो पैसा बच रहे हैं उसको इंटरनेट के रिचार्ज में लगाइए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए फिर यहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग साथ देंगे। बाकी जितनी मेहनत करानी है करा लो। इस रविवार को लेकर आ रहा हूं 12 घंटे की पूरी। तुम एक बच्चा भी देखेगा, सिलेक्शन लेकर जाएगा मेरे पास से। बहुत कम इसलिए सत्यम बच्चा बैच की फीस, इसमें कमी नहीं है। दुनिया से डबल कंटेंट देंगे, वो तुमने पढ़ाने का तरीका देख लिया। बस आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही गरीब से भी गरीब परिवारों के बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए। और मेरा इसी में काम हो जाएगा। तुम सारे के सारे मेरे खर्चे पूरे हो जाएंगे, मेरा कुछ कर्ज भी कम हो जाएगा। तो इसमें तुम दूसरा विचार मत लाना। कभी भविष्य में मुझ पे ज्यादा हो तो वापस ले लेना। सबके सब जुड़ जाना बच्चा। अंत में बस यही कहूंगा आपसे, थैंक यू, जय हिंद। एक और इम्पोर्टेंट ये, थ्योरी पढ़ लेता है ना, बिना थ्योरी के तो तुक्का है। अब जैसे मुझे नहीं आता, मैंने तुक्का लगा दिया, तुक्के से एग्जाम नहीं। हाँ, माइनस मार्किंग में बच्चा सोचता है और तुक्के लगाऊं, पर सिलेक्शन तो उसी का हुआ ना जिसके नंबर ज्यादा होंगे।